गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। टॉपिक है आपका जनरल साइंस। जनरल साइंस आप लोगों को पता है 3 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन से आप लोगों का बना है। द फर्स्ट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। ठीक है, बट आपको जो एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछी जाती है जनरल साइंस। ओके, तो जो आपका हमीरपुर बोर्ड का एग्जाम है या आप HPPSC का भी कर रहे हो, तो जनरल साइंस जो पूछी जाती है वो पूछी जाती है बिल्कुल बेसिक वाली। ठीक है, तो जैसे आप अगर हमीरपुर बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जैसे आपका क्लर्क वगैरह का एग्ज़ाम है, SI का है, कमीशंस का एग्ज़ाम है, तो लगभग वहाँ से 20 से 22 क्वेश्चन साइंस के आ जाते हैं। और इसी तरह अगर आप लोग HPPSC शिमला की बात करो तो यहाँ से भी आते हैं 15 से 20 क्वेश्चन। तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है। अभी हम इसमें जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, तो एक चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है, जितना मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा बिल्कुल बेसिक टू मॉडरेट लेवल का। एडवांस लेवल आप लोगों को पूछा नहीं जा रहा, क्योंकि आप लोग TGT कमीशन की तैयारी नहीं कर रहे हो ना। ठीक है, TGT कमीशन का मतलब होता है मेडिकल नॉन मेडिकल। तो आपको जो एग्जाम क्लियर करना है उस हम उसी के लेवल का करेंगे। तो अगर आपके 20 से 22 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जितना मैं आप लोगों को लगभग 1 महीने के अंदर अंदर कवर करूंगा, तो इस चीज़ का श्योरिटी रहेगी 18-19 क्वेश्चन आप लोगों के डायरेक्टली ठीक हो जाएंगे। इससे कम नहीं होंगे, इससे ज़्यादा ही होंगे जितने मैंने आप लोगों को बताया। और मैंने फिर कह दिया कि मैं सिर्फ बेसिक टू मॉडरेट करवाऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल आप लोगों को एडवांस करवाऊंगा। ठीक है, एडवांस के लिए वो वाली बैच मेरे पास नहीं है, क्योंकि आपको पूछा नहीं जाता, इसलिए वहां पे लिखा होता है जनरल साइंस। तो देखिए, आज का जो टॉपिक होगा आप लोगों का वो केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, और मैं सिर्फ वो टॉपिक पकड़ने वाला हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं हर एक टॉपिक नहीं पकड़ूंगा, सिर्फ वही होगा जो एग्जामिनर आपसे पूछता है। और क्या क्या पूछता है वो साथ साथ में बताऊंगा। ठीक है, तो ये जो आप लोगों के क्वेश्चन है, गैसेस का सिलेबस आप लोगों को मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। सिलेबस ऑलरेडी आप लोगों को PDF में दिया था मैंने, बट आप लोग टॉपिक वाइज जितना मैं कराऊँ वही करते रहना। और इसके अलावा मैंने कल देखे थे आप लोगों के पेपर, इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक है, इकोनॉमिक्स में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन के लेवल की मैंने इकोनॉमिक्स आप लोगों को करवाई है। इसके अलावा जो आप लोगों को एक्स्ट्रा इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन रहते हैं, अगर एक आध पूछा जाता है तो मैं वो आप लोगों को रिकॉर्डिंग देता हूँ। ठीक है, रिकॉर्डिंग दे दूंगा उसकी। इससे बढ़िया है कि हम साइंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, जहाँ से ज़्यादा आप लोगों को क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन रहता है हमारे एग्जाम में, वो क्या रहता है? केमिस्ट्री पढ़नी है, फिजिक्स पढ़नी है, आप लोगों ने बायो पढ़नी है, या आप लोगों की अपनी पर्सनल लाइफ होती है, तो उसमें हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? उसमें हमें ज़रूरत होती है स्टेबिलिटी की। स्टेबिलिटी का मतलब होता है आप लोगों का स्थिरता। ठीक है, स्थिरता हर एक इंसान को चाहिए अपनी लाइफ में। तो हम इसको यहाँ पे भी थोड़ा अप्लाई करने की कोशिश करेंगे कि जो हमारी स्टेबिलिटी होती है उसको डिसाइड किस तरह से किया जाता है। जो आपकी स्टेबिलिटी होती है इसको डिसाइड किस तरह से किया जाता है। हमेशा याद रखना आप लोगों ने एक चीज को, साइंस का लगभग 20 दिन में खत्म कर दूंगा मैं सिलेबस। ठीक है, लगभग 20 दिन, क्योंकि साइंस की जो मैं क्लास लूंगा आप लोगों की 1 से लेकर 1.5 घंटे के बीच बीच में लिया करूंगा, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट मैंने पढ़ाना है। इसके बाद मैं रीजनिंग करूंगा स्टार्ट। तो ये बढ़िया है, इससे बढ़िया इकोनॉमिक्स जो है आप लोगों की वही मैंने पढ़ानी है जो मैंने पिछले बैचों में पढ़ाई है। तो वो आप वहां से कवर कर लेना। ठीक है, मैं अपडेट करता रहूंगा उनकी क्लासेस डेली एक एक। आप लोगों ने याद रखना है किसी भी सिस्टम की जो स्टेबिलिटी होती है, ये हमेशा आप लोगों ने याद रखनी है इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी के। ये एनर्जी के बिल्कुल उल्ट में होती है, अपोजिट में होती है। क्वेश्चन कभी आप लोगों को पूछा जाए कि किसी भी सिस्टम की जो स्टेबिलिटी है वो किसके प्रोपोर्शनल इनवर्स होती है, तो याद रखना स्टेबिलिटी होगी किसी भी चीज की, वो उसकी एनर्जी के अपोजिट होगी हमेशा। कैसे? जैसे मान लीजिए यहाँ पे है स्टेबिलिटी, ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया है, इसलिए मैं वही चीज करवाने की कोशिश करूंगा जो एग्जामिनर पूछ रहा है। तो इसके अपोजिट में होगी हमेशा। तो ये लिख लेना आप लोगों ने जो मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, इसे कहते हैं हम स्थिरता, और ये होती है हमारी ऊर्जा। तो हिंदी में याद रखना आप लोगों ने, जो स्थिरता होती है हमेशा उलट होती है किसके?
आपकी ऊर्जा के उलट होगी हमेशा। कैसे? अगर आपकी एनर्जी हाई है तो याद रखना स्टेबिलिटी हमेशा डाउन में आएगी या लो आएगी। अगर स्टेबिलिटी आपकी हाई है तो एनर्जी हमेशा आप लोगों की लो आएगी। ठीक है? कैसे? अगर किसी भी सिस्टम की, ठीक है, जो भी है इसकी कंडीशन, अगर कोई भी सिस्टम है, अगर उसकी स्टेबिलिटी लो होगी, डाउन होगी, तो हमेशा याद रखना उसकी जो एनर्जी होगी वो हमेशा हाई होगी। ये एक बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। मान लीजिए एक पर्सन है या कोई भी चीज है, ए है एक तरफ है बी। ए की जो स्टेबिलिटी है, ठीक है, ठीक है, ये मान लीजिए एक ए है, उसकी मान लो जो एनर्जी है वो कितनी है, ए की जो स्टेबिलिटी है वो ये है, और इसकी जो एनर्जी है वो ये है। उसकी एनर्जी है 10 जूल और इसकी कितनी है, 20 जूल। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ये बताइए कि इसमें स्टेबिलिटी किस में ज्यादा होगी। जल्दी से बताओ, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, ए की ज्यादा होगी या बी की ज्यादा होगी स्टेबिलिटी? यहाँ पे मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसमें जो स्टेबिलिटी होगी, जो स्थिरता होगी, वो ए की ज्यादा होगी या बी की? ए की ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसकी जो एनर्जी है वो लो है और इसकी स्टेबिलिटी इसी कारण हाई होगी। इसकी एनर्जी हाई है तो इसकी स्टेबिलिटी लो होगी। तो आपने याद रखना है ए इज मोर स्टेबल देन बी बिकॉज ए हैज, या बी, ए हैज 10 जूल। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। इसकी जो आप लोगों की एनर्जी है वो कितनी है, वो कम है, इस कारण इसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो हाई होगी। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाए तो कर सकते हैं आप लोग या नहीं कर सकते हैं? पहले बेसिक चीज समझिए जो मैं आप लोगों से कह रहा हूँ। आप लोगों को स्टेबिलिटी और एनर्जी का फंडा समझ आया कि नहीं आया, ये बताओ। स्थिरता और ऊर्जा का कुछ बात समझ आई आप लोगों को? यस और नो प्लीज जल्दी कर दिया करो। ठीक है, इतना टाइम मत लगाया करो। ठीक है, आगे बढ़े फिर। अब समझिए, एक और क्वेश्चन आप लोगों को और एग्जामिनर पूछता है। अब क्या होता है हमारा, आप लोगों ने याद रखना है। अब इसमें देखो मैंने क्या किया था, आप लोगों को एनर्जी मैंने आप लोगों को क्या कर दी, दी हुई थी। अब एग्जामिनर जो क्वेश्चन आप लोगों को पूछता है उसमें एनर्जी कभी नहीं देता। ठीक है, अगर आपका थोड़ा सा और टफ क्वेश्चन करना हो तो मान लो उसमें अगर आप लोगों को एनर्जी नॉट गिवन, ऐसे लिख लीजिए, इफ एनर्जी नॉट गिवन, तो आप लोगों ने पहले तो देख ली क्योंकि एनर्जी आप लोगों को दी हुई थी। तो इसमें आप लोगों को क्वेश्चन जो आते हैं वो चीजें याद रखना। कॉन्सेप्ट जो आप लोगों का टू होगा, नोट टू लिख लो यहाँ पे आप लोग। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या लिखना है, एक लिखना है आपने हाइड्रोजन, एक लिखना है आप लोगों ने हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम जो आप लोगों के होते हैं गैसेस, इनका समझने के लिए करिए, अभी लिखिए मत। जो इनका आउटर शेल होता है, बाहरी कक्ष जो इनका होता है, ठीक है, अगर हाइड्रोजन और हीलियम के आउटर शेल में दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, तब यह स्टेबल होगा, अदरवाइज अनस्टेबल होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या याद रखना है, सिंपल सी बेसिक सी जो लैंग्वेज है, यहाँ पे है आप लोगों का हाइड्रोजन और यहाँ पे है आप लोगों का हीलियम। क्वेश्चन आप लोगों को एग्जामिनर देगा कि मान लीजिए जो आप लोगों का हाइड्रोजन और हीलियम है, मान लो ऐसे गैस है कोई, इसका जो आउटर शेल है ये वाले, इसमें जो आप लोगों के इलेक्ट्रॉन है वो है प्रेजेंट कितने, दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो आपसे पूछेगा क्या ये दोनों गैसेस आप लोगों की स्टेबल हैं या अनस्टेबल हैं? तो आप लोगों ने याद रखना है जब भी दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे
तो ये हमेशा स्टेबल होगा। अगर 2 से कम या 2 से ज्यादा हुए तो ये अनस्टेबल होगा। ये बात समझ आई आप लोगों को या नहीं समझ आई? ठीक है, अब हम बात करेंगे। अब मैं सिर्फ आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग ही पढ़ाऊंगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। अभी इनको डिटेल में नहीं पढ़ना हम लोगों ने कि क्या होता है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट होगा वही, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले ही कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम होगा। आप लोगों को क्वेश्चन क्या आएगा, अगर मान लो आप लोगों को उन्होंने हाइड्रोजन और हीलियम की बात नहीं की, आप लोगों से कहा कि हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा जितने भी अदर एलिमेंट्स हैं आप लोगों के, वो कब स्टेबल होंगे। तो हमेशा याद रखना, अगर वहां पे आप लोगों को कभी भी हाइड्रोजन या हीलियम ना दिया हो, अदर एलिमेंट दिए हो, तो आप लोगों ने याद रखना अगर उनके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो स्टेबल होंगे, अदरवाइज अनस्टेबल होंगे। 2 से कम हुए तब भी अनस्टेबल, 2 से ज्यादा हुए तब भी अनस्टेबल। कुछ बात समझ आई आप लोगों को क्या मैंने कहा यहाँ पे? आप लोगों ने याद रखना है, अगर आप लोगों को पूछा जाए कि हाइड्रोजन कब आप लोगों का स्टेबल होगा, स्थिर कब होगा, उसमें स्थिरता कब होगी, तो आपने याद रखना जब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। हीलियम कब होगा, जब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। आपसे कहा जाएगा अदर इलेक्ट्रॉन कब आप लोगों के स्टेबल होंगे, तो अदर एलिमेंट कब स्टेबल होंगे, जब उनमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके अलावा अगर उनमें 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं, 15, तो वो अनस्टेबल हो जाएंगे। पता लगा कुछ आप लोगों को क्वेश्चन का? ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, लिखना चाहें आप लोग तो लिख लीजिए। यहां लिखना ऐसे आप लोगों ने, फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, outer shell must contain 2 इलेक्ट्रॉन। एक तो ये क्वेश्चन बन गया कि अगर आप लोगों ने हाइड्रोजन और हीलियम के बाहरी कक्ष में अगर स्थिरता लानी है तो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन होने जरूरी हैं। 2 से कम होंगे तो स्थिरता नहीं आएगी। फॉर द, ऐसे लिख लो, फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ अदर एलिमेंट, ठीक है, आप लोग ऐसे लिख लो, अदर एलिमेंट आउटर शेल मस्ट कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अदर एलिमेंट में अगर आप लोगों ने स्थिरता लानी है तो उनमें कितने इलेक्ट्रॉन की आपको जरूरत पड़ेगी? 8 इलेक्ट्रॉन की। बताइए, किसी बच्चे का कोई डाउट है अभी भी? जल्दी से आप लोग प्लीज रिप्लाई कर दिया करो, ठीक है। नहीं तो अगर मैंने अपने हिसाब से बढ़ाया फिर आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी बाद में, फिर ऐसे ही जाएगी आगे बात, फायदा नहीं है ना उस चीज का। ओके, समझ आ गया ना यहाँ तक? तो ये 2 क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाते हैं। अगर तो प्लीज आप लेट क्लास में हो तो बाद में समझना, सिंपल सी बात समझना। अगर तो अभी क्लास में आए हो आप लोग तब तो दिक्कत नहीं आएगी, अगर आप, सॉरी, अगर पहले से क्लास में तब नहीं दिक्कत आएगी, अगर अभी आए हो तो प्लीज पीछे की वीडियो एक बार देख लेना आप लोग ना, ठीक है। एक और चीज याद रखना, आप लोगों ने, मान लीजिए यहाँ पे मैंने, सॉरी, यहाँ पे मैंने मान लो कोई भी यहाँ पे, जैसे मान लो हाइड्रोजन ही लिया, ये वाला हाइड्रोजन लिया, या हीलियम, कुछ भी ले सकते हैं। इनके पास जो बॉन्ड होगा
या इनके पास जो इलेक्ट्रॉन होगा वो होगा एक एक। तो बताओ ये दोनों आप लोगों के स्टेबल होंगे या अनस्टेबल होंगे? मान लो हाइड्रोजन है यहाँ पे, ऐसे लिखा है मैंने कि इनके पास एक एक ही आप लोगों का क्या है, इलेक्ट्रॉन है। क्या ये आप लोगों का स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा? तो ये होगा अनस्टेबल। अब इनको स्टेबल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ये क्या करेंगे, ये बोलेंगे हम आपस में क्या कर लेते हैं, एक दूसरे के जो इलेक्ट्रॉन है वो आपस में क्या कर लें, बॉन्ड बना देते हैं उनका। तो ये हो गया एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला एक यहां से लिया और एक यहां से लिया। अब इनमें कैसे आप लोगों की कॉम्बिनेशन बनेंगे, ये ऐसे कर लेगा बॉन्ड बनाएगा, ये आप लोगों का बॉन्ड बना लेगा ऐसे। तो ये क्या हुआ, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग बन गई। बॉन्डिंग बनने से क्या हो गया, ये दोनों हो गए स्टेबल। जो बॉन्ड होता है उसे कहा जाता है आबंध, आबंध कहा जाता है इसको। ठीक है, क्वेश्चन क्या आता है आप लोगों ने, जी वही आप लोग कह रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों ने क्या समझना है, आप लोग मुझे आंसर दीजिए। आप लोग जब भी क्वेश्चन जो पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा है। ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, एनर्जी इज, यहाँ पे एनर्जी आप लोगों की इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, ये बताओ। दो ऑप्शन मिलते हैं वहां पे, दोनों में से एक आता है। मतलब आंसर दो बनते हैं आप लोगों के, वो कह रहा हूँ आप लोग को। जिन्होंने साइंस पढ़ी है उनको पता होगा इसके बारे में, और आपको डायरेक्टली क्वेश्चन यही आएगा जब भी आप लोगों की बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। तो वहां पे जो आपकी एनर्जी होती है, क्या वो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, ऐड होती है या रिलीज होती है? जल्दी से बताना। किसी ने पढ़ा होगा आप में से कि जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी होगी तो उसमें एनर्जी आप लोगों की बढ़ेगी घटेगी, क्या होगी? हमेशा याद रखना आप लोगों ने कि जब भी आपका बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो जो आप लोगों की एनर्जी होगी वो घटेगी, डिक्रीज होगी। डिक्रीज का ऑप्शन नहीं होगा तो आप लोगों की वो होगी रिलीज। ठीक है, इतना सा एक क्वेश्चन आता है बॉन्ड फॉर्मेशन के ऊपर। बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी हमेशा आप लोगों की क्या होती है, निकलती है बाहर, और आप लोगों की क्या होती है, या रिलीज होती है या आप लोगों की कम होती है। बस ये याद रखना। ये भी आपको समझ आया। अब हम पढ़ते हैं एक्चुअल जो क्वेश्चन है वहां से बात करना स्टार्ट करिए। बेसिक तीन क्वेश्चन आप लोगों के आते हैं एग्जाम में, जो आपके माइंड में हमेशा होने चाहिए, जो मैंने आप लोगों को बताया स्टेबिलिटी और एनर्जी के ऊपर, कि अगर आपकी स्टेबिलिटी हाई है तो एनर्जी आप लोगों की कम हुई। उसके बाद मैंने आप लोगों को कहा कि जो आपका हाइड्रोजन होता है और आप लोगों का जो हीलियम होता है उसके आउटर शेल में हमेशा दो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी उनमें स्टेबिलिटी आएगी। अदर जितने भी आप लोगों के एलिमेंट हैं उनमें आप लोगों की जो इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए वो आप लोगों के 8 होने चाहिए, पूरे के पूरे 8, मिनिमम भी नहीं मैक्सिमम भी नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए आप लोगों के अब क्वेश्चन हो जाते हैं स्टार्ट। गैसेस के बारे में बात करेंगे जो आपके एटमॉस्फेयर में है। देखो ये है पृथ्वी की सतह, जिसे हम कहते हैं अर्थ सरफेस। अब बताइए कि जो आप लोगों का अर्थ सरफेस से कितने किलोमीटर तक हमें गैसेस मिलती हैं। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि अर्थ स्पेस जो सॉरी सरफेस होता है उसके कितने किलोमीटर तक हमें गैसेस मिलती हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, और आया आया क्या आता ही है आपके हर एक एग्जाम में मोस्टली। साइंस का स्टूडेंट नहीं है कोई भी आप में से? ठीक है, आपने याद रखना जो हमारा अर्थ सरफेस है उसके वायुमंडल तक 400 किलोमीटर तक आपको क्या मिलेंगी, गैसेस मिलेंगी। ये क्वेश्चन आप लोगों को आता है, ये 400 किलोमीटर तक का होगा, इसमें गैसेस आप लोगों को मिलती हैं। फिर आप लोगों से क्वेश्चन आता है कि जो आपका एटमॉस्फेयर है इसमें सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, ये तो पता होगा सबको, नाइट्रोजन पाई जाती है। नाइट्रोजन से कम कौन सी पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है।
ठीक है, हिंदी में भी ऐसे ही लिखेंगे, नाइट्रोजन को, ऑक्सीजन को। ठीक है, और अदर गैसेस कितनी पाई जाती हैं? अदर गैसेस पाई जाती हैं 1%। ठीक है, तो 90, ये कितने परसेंट पाई जाती है आप लोगों ने याद रखना है, 78%। आया हुआ क्वेश्चन, ऑक्सीजन आपके वायुमंडल में कितनी है? 21%। और अदर गैसेस कितनी है आप लोगों की? 1% है। अब देखो, इनका भी रट्टा लगाया होता है सबने, इसका भी लगाया होता है और इसका भी लगाया होता है। अब एग्जामिनर पूछेगा, इन दोनों को छोड़ेगा, तीसरे को भी छोड़ेगा, अब आपसे क्वेश्चन पकड़ेगा कि बताओ कि जो 1% गैस है इसमें सबसे ज्यादा गैस कौन सी होगी? ठीक है, जो 1% गैस है इसमें सबसे ज्यादा गैस कौन सी होगी? बताओ। जो 1% गैसेज हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, इसमें कौन सी सबसे ज्यादा गैसेज पाई जाती है? ठीक है, बताइए। पाई जाती है 0.93% में आर्गन गैस। ठीक है, कौन सी गैस? आर्गन गैस पाई जाती है। अब जो आर्गन गैस है, आपको ऑप्शन में अगर आर्गन गैस नहीं दिया होगा, आपको ऑप्शन में देगा नोवल गैस, और आपको ऑप्शन में देगा इनर्ट गैस। इसका मतलब उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस? बताइए जल्दी, कुछ डाउट है इसमें आप लोगों को? यहां तक किसी बच्चे का कोई डाउट है? देखो, ऐसे ही आप लोगों ने पॉइंट बना बना के लिख लेने क्वेश्चन, और ऐसे ही पॉइंट में ही आप लोगों को क्वेश्चन आएंगे। अब एटमॉस्फेयर के गैसेस जो प्रेजेंट है, अगर उनमें क्वेश्चन उसने नहीं बनाया, दूसरा क्वेश्चन क्या बना सकता है? आपको दूसरा क्वेश्चन बोलेगा नोट प्रेजेंट। 400 किलोमीटर तक कौन सी गैस नहीं पाई जाती है? बताओ कौन सी नहीं पाई जाती है आपकी गैस? हाइड्रोजन गैस। देखो, जो सबसे लाइट गैस होगी वो ऊपर को उड़ जाएगी, जो सबसे हैवी होगी वो बीच में चली जाएगी। हाइड्रोजन गैस से पहला क्वेश्चन क्या आएगा? हाइड्रोजन गैस आप लोगों की सबसे हल्की गैस है, लाइटेस्ट गैस। ये भी एक क्वेश्चन आता है आपको, तो जैसे मैं बोल रहा हूँ उसी भाषा में लिख लेना आप लोगों ने। सबसे हल्की गैस है, ये आपने ध्यान रखना। एक तो ये वाली नहीं पाई जाती, नंबर 1, जो ऊपर को चली जाती 400 किलोमीटर से ऊपर, वो ये निकल जाती है। दूसरी आप लोगों ने याद रखना है, अगर मैंने सबसे हल्की बताई है तो सबसे भारी जो होगी वो नीचे को चली जाती है, अर्थ सरफेस से भी नीचे चली जाती है, अर्थ क्रस्ट में चली जाती है वो। उसे कहते हैं हम रेडोन गैस, RADON। अब रेडोन गैस कैसी गैस है? रेडोन गैस इज द हैवीएस्ट गैस, which not present in the atmosphere. Hydrogen is not present in the atmosphere, and radon is not present in the atmosphere. समझ आ गया? नाइट्रोजन कितनी है, ऑक्सीजन कितनी है, अदर गैसेस कितनी है? अदर गैसेस में सबसे ज्यादा गैस कौन सी है, उस गैस को किस और नाम से जानते हैं, और उसके अलावा कौन सी प्रेजेंट नहीं है, सारा कुछ आप लोगों को बता दिया। यहाँ तक सबका कंप्लीट है। अब यहाँ पे बात करते हैं, अब आप लोगों के सामने है, यहाँ पे मैंने लिख दिया ये नोबल गैस क्या होती हैं, इनर्ट गैस क्या होती हैं। यहाँ से क्वेश्चन अगर आप लोगों को पूछ लिया तो आप लोग कैसे आंसर देंगे? आपको बोला एग्जाम्पल में कि बताओ इनमें से नोबल या इनर्ट गैस कौन सी है, तो आप लोग वहां पे फिर कंफ्यूज हो जाओगे। अब यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा नोबल गैस, और यहाँ लिखा मैंने इनर्ट गैस। अब ये कौन सी गैस होती है जिनको उत्कृष्ट और अक्रिय गैस कहा जाता है? ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग लिखिए यहाँ पे हीलियम, और क्वेश्चन क्या क्या आते हैं वो भी बताऊंगा बिल्कुल डायरेक्टली जो पूछेंगे। दूसरे नंबर पे आप लोगों ने लिखना है नियोन। नंबर 3 पे आप लोग लिखेंगे आर्गन। नंबर 4 पे आप लोग लिखेंगे क्रिप्टॉन।
फिर लिखेंगे आप जेनॉन, XENON। फिर लिखेंगे आप लोग रेडोन। फिर लिखेंगे आप ओगानेसोन, OGANESSON। ठीक है। अब आप लोगों ने यहाँ क्या याद रखना है, सबसे पहले यहाँ पे लिखिए आप लोग एटॉमिक नंबर, 3 के ही याद रखने हैं आपने। एटॉमिक नंबर आपसे पूछा जा सकता है, बताइए जो आपकी हीलियम गैस है, ठीक है, हीलियम लिखा है, कितने एटॉम नंबर होते हैं इसमें आप लोगों के, तो आपने याद रखना है इसके एटॉम नंबर होते हैं 2। नियोन में कितने होते हैं, नियोन में एटॉमिक नंबर आप लोगों के जो होते हैं वो आपने याद रखना है 10। आर्गन में कितने होते हैं, आर्गन गैस में होते हैं 18। बाकियों को नहीं आते आपको कभी भी एग्जाम में, तो 2, 10, 18 आप लोगों ने ध्यान रखने हैं। इसके बाद आप लोगों को अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, आपको पूछा जाएगा बताओ सिंबल क्या होते हैं इनके। हमेशा याद रखना पहला और आखिरी अक्षर, ये इनके क्या होते हैं आपके, सॉरी, पहला और स्टार्टिंग का अक्षर जो होता है, पहला और दूसरा अक्षर जो होता है वही इनके सिंबल होते हैं। हीलियम का H और E, नियोन का N और E, आर्गन का A और R, क्रिप्टोन का K और R, एक्सोन जो आपकी ये होती है जेनॉन होती है, इसका X और E। और एग्जामिनर पूछता है इसका, सिर्फ एक रेडोन ऐसी है जिसका पहला और आखिरी होगा, रेडोन का ही सिर्फ होता है पहला और आखिरी, इसका O और G। यहां तक किसी बच्चे का डाउट, सिंबल आगे सबको समझ, आज के बाद कोई डाउट तो नहीं आएगा, सिर्फ ये पूछा जाता है एग्जाम में, सिंबल सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है आपके, लग गया पता। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को इनसे पूछा जाएगा, जो गैसेज हैं आपके सामने, कि इनकी आप इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पूछ ली जाती है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पूछ ली जाती है। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों ने कैसे याद रखनी है, KLM की फॉर्म में होती है, तो आप एक तरफ K लिखिए, एक तरफ L लिखिए और एक तरफ M लिखिए। तो हीलियम की मैंने आउटर शेल कितनी बताई थी, अगर 2 होगी तो ये स्टेबल होगा, 2 से ज्यादा होगी तो ये अनस्टेबल होगा, आगे तो कुछ होगा नहीं। नियोन की क्या बताई है, अदर गैसेज जितनी भी होगी इनकी आउटर शेल कितनी होगी, 8 होगी। आर्गन जो आप लोगों का होगा इसकी कितनी आउटर शेल होगी, आउटर शेल इसकी भी 8 है, तो ये 8 होगी। बाकी क्रिप्टोन बची, इसकी भी आउटर शेल 8 होगी। जेनॉन बची 8 होगी, बाकी जितनी भी बची 8 होगी। तो ये समझ आ गया आप लोगों को, स्टेबल है, 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 स्टेबल है। कोई डाउट है किसी बच्चे का, किसी बच्चे का कोई डाउट है या नहीं। यहाँ पे आप लोगों ने क्या सीखी, पहली चीज आप लोगों ने सीखी कि जितनी भी हमारे सामने गैसेस हैं सभी गैसेस क्या हैं, स्टेबल हैं। स्टेबल है ना ये गैसेस, देखो ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल, ये सारी स्टेबल। तो अगर ये स्टेबल है तो क्या ये रिएक्शन करेंगी, कोई भी स्टेबल चीज कभी भी रिएक्शन नहीं करती। अब आप लोगों ने मुझे एक आंसर देना है, सभी ने, पता चल जाएगा आपको समझ आया कि नहीं। अगर कोई भी चीज स्टेबल है और कोई भी चीज रिएक्शन नहीं कर रही है, ठीक है, रिएक्शन नहीं करेगी, तो क्या वो बॉन्ड बनाएगी कि नहीं बनाएगी, क्या वो बॉन्ड बनाएगी या नहीं बनाएगी, क्वेश्चन आता है आपको एग्जाम में। साइंस प्रैक्टिकली ज्यादा आती है, तो प्रैक्टिकल के हिसाब से मैं पूछूंगा आपसे। मान लीजिए कोई भी चीज अगर स्टेबल है और स्टेबल होने के साथ साथ वो रिएक्शन भी नहीं कर रही है, तो वो कभी बॉन्ड बनाएगी, बॉन्ड तो तब बनाएगी ना वो जब उसको कमी होगी, तो बॉन्ड भी नहीं बनाएगी। मैंने क्या कहा था, अगर इलेक्ट्रॉन एक है तो उसको तो स्टेबल होने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब वो बॉन्ड बनाएगी, ऐसे क्यों बॉन्ड बनाएगी। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन जितने हमें चाहिए वो पूरे के पूरे प्रेजेंट हैं, इस कारण ये स्टेबल है, रिएक्शन भी नहीं कर रही और उसके बॉन्ड भी हैं, मतलब बॉन्ड भी नहीं वो बनाना चाहती। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझ आई, आप लोगों से पूछा जाएगा कि ऐसी कौन सी नोबल गैस है, आपने आंसर देना मुझे, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसी कौन सी नोबल गैस है जिसके
इलेक्ट्रॉन है 2 आउटर शेल में। बताओ ऐसी कौन सी नोबल या इनर्ट गैस है जिसके आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। समझ आ गया? अब आपको इनर्ट गैस नोबल गैस के ऊपर कोई क्वेश्चन इस तरह का पूछेंगे तो आप लोग कर लोगे। जल्दी से आंसर देना। ठीक है आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ लिखिए एलिमेंट, यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है गैस। ठीक है यहाँ पे लिखिए एटम। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा ऑक्सीजन, एलिमेंट ऑक्सीजन का O है और गैसेस में इसको कैसे लिखा जाता है O2। नाइट्रोजन को N, गैसेस में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है N2। अब हीलियम को कैसे, चलो पहले मुझे बताओ इनमें कितने एलिमेंट सॉरी एटम कितने होंगे। हीलियम को ऐसे लिखते हैं तो गैसेस में कैसे लिखेंगे। जल्दी बताओ जो आपका ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है इसमें कितने एटम होंगे आप लोगों के। ठीक है एटम का मतलब होता है परमाणु। इलेक्ट्रॉन अलग चीज है, एटम अलग चीज है, तो हमेशा याद रखना यहाँ पे अगर 2 लिखा है तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ सॉरी 2 एटम होंगे। हीलियम है आप लोगों का, तो हीलियम को क्या हम ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं, या हम ऐसे लिखते हैं, बताइए जल्दी। हीलियम को हम फर्स्ट की तरह लिखते हैं या सेकंड की तरह लिखते हैं, बस ये बताओ। एच ई का मतलब होगा 1। तो आप मुझे इसमें से एक चीज बताओ कि इनमें से कौन सी गैस है जो नोबल गैस है या इनर्ट गैस है। इन तीनों में से कौन सी गैस जो है वो नोबल या इनर्ट गैस है। तो वो है पहली। पहली का मतलब है आप लोगों का, इसे हम जानते हैं हीलियम के नाम से। ठीक है तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को कुछ समझ आ गया होगा जो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। यहाँ पे सिर्फ एक ही एटम था इसका, तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है, वो क्या पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों को ऑल नोबल गैसेस आर। ठीक है डैश एटॉमिक। तो आप लोगों ने याद रखना है सभी नोबल गैसेस आप लोगों की मोनो एटॉमिक होती हैं। मोनो एटॉमिक का मतलब होता है एक परमाणु वाली। तो एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आप लोगों को, सभी नोबल गैसेस जो आप लोगों की होती हैं, सभी अक्रिय गैसेस जो आप लोगों की होती हैं, वो सभी कैसी होती हैं, मोनो एटॉमिक होती हैं, जिनमें एक परमाणु होता है। हम लोगों ने पीछे पढ़ा हीलियम, हम लोगों ने पढ़ा नियोन, हमने पढ़ा आर्गन, हमने पढ़ा जेनॉन, हमने पढ़ा रेडोन। तो इन सब में कितने परमाणु होंगे, एटॉमिक होंगे, एक ही होगा, मोनो एटॉमिक कहा जाता है आप लोगों को। ठीक है जी, तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है। अब एक और क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है यूजेस ऑफ हीलियम। हीलियम बताओ कहाँ कहाँ यूज होती है। तो आप लोगों ने देखा होगा, क्या चीज देखी होगी, बैलून। बैलून देखे हैं आप लोगों ने, बैलून। बैलून में यूज यूज होता है किसका, हीलियम का। बट हमने तो पीछे पढ़ा किसको, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन हमारी सबसे लाइटेस्ट गैस है। बट हमेशा याद रखना हाइड्रोजन को बैलून में क्यों यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन होती है ये होती है कंबस्टिबल गैस। कंबस्टिबल गैस का मतलब होता है ज्वलनशील। ज्वलनशील का मतलब होता है जो गैस जला दे। तो आपने अपना बैलून जलाना तो नहीं है,
ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बैलून में हाइड्रोजन का प्रयोग क्यों नहीं होता है। तो हमेशा याद रखना, बिकॉज हाइड्रोजन इज अ कंबस्टिबल गैस, ये एक ज्वलनशील गैस है। ठीक है, कैसी गैस है? ज्वलनशील गैस है। तो हम किसका प्रयोग करते हैं? तो दूसरी हल्की गैस जो हमारी यूज होती है उसे कहते हैं हीलियम। हीलियम हमारी कैसी गैस है? अज्वलनशील, मतलब नॉन कंबस्टिबल गैस। समझ आया आप लोगों को? क्वेश्चन पूछा जाएगा बैलून में कौन सी गैस भरते हैं? बैलून में भरते हैं हम हीलियम गैस। एक और यूज इसका समझ लीजिए आप लोग, पूछा गया है आपके एग्जाम में काफी बार। वो आप लोगों ने देखे होंगे स्कूबा डाइवर। स्कूबा डाइवर आप लोग हैं, जिनको कहते हैं गोताखोर। गोताखोर के पीठ पर एक सिलेंडर होता है। जब समुद्र की गहराइयों में ये जाते हैं तो अपने साथ एक सिलेंडर ले जाते हैं, जिसके कारण ये सांस ले लेते हैं। ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो स्कूबा डाइवर का जो सिलेंडर होता है उसमें कौन कौन सी गैस प्रेजेंट होती है। तो अगर आप लोगों को प्रेजेंट पूछा जाए तो आप लोगों ने याद रखना है, नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, और इसके साथ हीलियम होती है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आप लोगों की हीलियम। नाइट्रोजन की मात्रा पूछी जाए, ऑक्सीजन की मात्रा पूछी जाए, वो भी याद रखना। हमेशा याद रखना, नाइट्रोजन जो होगी वो 56 प्रेजेंट होगी इसमें। ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो 33 प्रेजेंट होती है। और हीलियम की मात्रा जो होती है वो होती है 11%। एक क्वेश्चन आता है ये कि कौन कौन सी गैस प्रेजेंट होती है। पर अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए कि न, जो स्कूबा डाइवर होते हैं उनके जो सिलेंडर होता है उसमें किन गैसेस का मिक्सचर होता है, क्वेश्चन चेंज हो जाता है यहाँ पे। मिक्सचर कौन कौन सी गैसेस होती हैं, ठीक है। तो आपने याद रखना, एक तो होगी आप लोगों की ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ होती है हमेशा आप लोगों की हीलियम। ऑक्सीजन प्लस हीलियम होती है उनकी गैसेस, क्योंकि जितना वो समुद्र के नीचे जाएंगे उतना प्रेशर उनके ऊपर पड़ता है, जिस कारण वो ऑक्सीजन प्लस हीलियम को हमेशा अपने साथ लेके जाते हैं अपने सिलेंडर में। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई डाउट डाउट है तो बता दो मुझे। समझ आ गया आपको? हीलियम के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सामने हैं आपके। यस और नो में बिल्कुल आंसर दीजिए। समझ आ गया? ठीक है। तो दो तीन क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। इसकी आगे की क्लास हम कल करेंगे। पहले इस चीज को अच्छे से समझ लो, आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, इकोनॉमिक्स मैंने कहा अपडेट कर दूंगा मैं रिकॉर्डिंग में। आज का दिन सिर्फ मैं इतनी सी क्लास लूंगा। कल आप लोग